गुटखा मावा कराची का कल्चर है, कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं बहुत साफ गोई से कहता हूँ, ये कराची का कल्चर है। जरूरी नहीं कि हर चीज जो है वो डंडे से चलती है, कहीं ऐसा भी होता है कि आप मोहब्बत से काम कर लें, हो सकता है कि ये आपकी बात मान ले, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा मुझे कि ऐसे ना वो मानेंगे ना वो मानेंगे। मैंने तो कराची में लॉकअप में, थानों के लॉकअप में असला खरीदते हुए देखा और बेचते हुए देखा। भाई हमारे माशरे में क्या नहीं है, अब जहां से मर्जी ले लो यार, किसी को जाके बात करो। आप दुकानों पे आप चले जाए, आराम से मिल जाएगा। उनके घर का चूल्हा जब ही जलेगा ना भाई, अच्छे उनके बच्चे अच्छे कपड़े कहाँ से पहनेंगे? मुझे बताएं कि आप डिफेंस में बंगला कैसे ले लेते हैं, आपकी तनख्वाह कितनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं 89 न्यूज। बात कर लेते हैं जी, ना सिर्फ पाकिस्तान में कराची में क्राइम की क्या सूरत हाल है और खास तौर पर ईद कुर्बान की जब हम बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान में ही, पंजाब में भी, कराची में भी, सिंध में भी एक वेव आ जाती है एकदम से क्राइम के हवाले से। और ये जो पिछले दिनों कुछ वाकयात हुए हैं, 2-3 रोज पहले का वाकया है सना यूसुफ का कत्ल होना, उससे पीछे थोड़ा चले जाए नूर मुकद्दम केस, उससे थोड़ा पीछे चले जाए जैनब कसूर वाली बच्ची का वाकया। आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है और अभी तक हम खुद को कितना महफूज समझ सकते हैं, पुलिस का कितना किरदार है और इदारे किस हद तक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और आने वाले कितने साल मजीद लगेंगे कि हम खुद को बाहर निकलते हुए महफूज समझेंगे। तमाम मामला पे बात करेंगे। शाहिद अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से इनका ताल्लुक है, कराची क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, उनके सदर भी हैं और साथ ही साथ काफी सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कराची के हालात बताइए पहले, के कुछ क्राइम कंट्रोल हुआ है? ईद की आमद से हम देखते हैं कि क्राइम बढ़ जाता है, स्पेशली बड़ी ईद पर। अभी भी ऐसा ही है या कंट्रोल है? देखिए कराची एक तो आप उसको ये समझे कि वो मिनी पाकिस्तान है, बहुत बड़ा शहर है और बहुत बड़ी आबादी है। और अगर क्राइम की हम बात करें तो पिछले दिनों जो सर्वे हुआ उसमें 27% जो है वो क्राइम में कमी आई है। कराची पुलिस के सरबराह जावेद ओडो साहब हैं, उनसे हमने मुकम्मल डिटेल ली, मैंने उनका बल्कि एक तफसीली इंटरव्यू भी किया था और काफी एफर्ट वो कर रहे हैं। और उनका ये कहना था कि 27% जो है वो क्राइम में कमी वाकई हुई है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें और उसका थोड़ा माजी देखें तो माजी में क्राइम काफी जो था वो क्रॉस हो रहा था, बहुत जिसको आप ये कहें कि बढ़ चुका था। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हमारे यहाँ लोग गिरफ्तार होते थे उनकी तहकीकात ठीक नहीं होती थी। ठीक है। और जब तहकीकात ठीक नहीं होगी, गवाह अदालतों में पेश नहीं होंगे और फिर आप उनको कहाँ लेके जाएंगे? बात ये है कि बहुत सारे ऐसे मुल्ज़मान या मुजरमान या कातिल या जिसको हम ये कहते हैं कि छीना झपटी वाले, वो बहुत जल्द अपनी जमानत करा के बेल लेके वापस आ जाते थे और कोई सजाओं तक नहीं पहुंच पाता। सजा तक इसलिए नहीं पहुंच पाते थे कि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे क्या है कि किसी भी मुकदमे का जो गवाह होता है वो अहम होता है और हम गवाह को कानूनी तौर पे वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम ही नहीं कर पाते तो जो उसको चाहिए। अब वो एक निहत्था आदमी है और जो जुराइम पेशा उसके खिलाफ वो जाके गवाह अगर गवाही दे रहा है अदालतों में तो उसके लिए चाहिए हम उसको कम से कम जो है कम से कम हमें चाहिए कि हम उसको सिक्योरिटी फराहम करें और तहफ़्फ़ुज़ उसको दिलाएं ताकि एक साफ सुथरी चीज है, एक साफ सुथरा केस है। और फिर दूसरी बात आपने ये कही कि इसमें कमी, अब कुछ मामला ऐसे हुए जिसमें ये भी आप कह सकते हैं कि जिसको मुबैना पुलिस मुकाबले जो थे वो भी काफी असरअंदाज हुए चीजों के ऊपर, फिर अब इसमें कमी वाकई होनी शुरू हो गई है। अच्छा शाहिद साहब, ये आगाज आपने, मैंने जो सवाल किया उसको आपने जवाब दिया और आपने जो पुलिस इंतजामिया है कराची की, आपने उनके हवाले से जो रिपोर्ट वो पेश करते हैं आपने वो बताया। आपका पर्सनल एनालिसिस क्या है बीइंग अ जर्नलिस्ट? क्या वाकई ही कराची महफूज शहर हो गया है? क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, तिजारत के लिहाज से, अपनी तारीखी अहमियत के हिसाब से बहुत बड़ा शहर। क्या वो जो एक छीना झपटी थी, मोबाइल छीन लिया, लोग बाहर नहीं निकलते थे, रात के औकात में खास तौर पर महफूज हो गया, कमी वाकई आई है? आपका पर्सनल एनालिसिस क्या है? देखिए स्ट्रीट क्राइम में कमी तो हुई है, इसमें तो दो राय नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसको आप आर्जी कमी कह सकते हैं, ये मुस्तकिल नहीं है। मुस्तकिल आप उस वक्त कहेंगे कि जब इन लोगों को सजाएं होंगी और लोग जो है वो बहुत अपने आप को महफूज समझ के रात हो या दिन हो निकल सकते हैं। कराची का मेन प्रॉब्लम क्या है, क्राइम बढ़ने की वजह क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि तामीराती काम
کراچی کا جو اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے. میں ابھی لاہور میں نے دیکھا، پہلے بھی یہاں میرا آنا جانا رہتا ہے. یہاں آپ جب اپنی گاڑی چلاتے ہیں نا تو آپ کو نہ تو کہیں پہ اسپیڈ بریکر مل رہا ہے، نہ آپ کو کہیں پہ گٹر کھلتا ہوا مل رہا ہے، نہ کہیں سڑک ٹوٹی ہوئی مل رہی ہے. تو آپ کی گاڑی کی اسپیڈ اتنی ہے کہ کم از کم واردات کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ اگر میں کوشش کروں گا تو شاید میں ایسا نہ ایکسیڈنٹ میں مارا جاؤں. کراچی کی مین پرابلم کیا ہے؟ ایک تو ہم نے یہ کیا کراچی میں، سب سے پہلے ہم نے اس کو سیاسی بنیادوں پر لا کر جو ریزیڈینشیل ایریا تھے ان کو ہم نے کمرشل بنایا. اب اس میں ہمیں سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ ہمارے پاس جو سیکیورٹی جو 2 شفٹوں میں آتی ہے، 8 سے 8 آتی ہے، تو پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ جو کمرشل ہمارے ایریاز ہیں دن میں ہم ان کو جو ہے وہ سیکورٹی فراہم کرتے تھے، اور رات میں جو ہم ریزیڈینشیل ایریا میں ہماری گشت ہوتی تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ 4 بنگلے ہیں، 4 بنگلوں میں یا ہاسپٹل کھل گیا ہے یا اسکول کھل گیا ہے یا کوئی پرائیویٹ. اب آپ یہ دیکھیں کہ سیکورٹی آپ کی وہی ہے، سیکورٹی اہلکاروں کی تعداد میں کہیں اضافہ نہیں ہوا. اب ہم اس کو کیسے ڈیوائڈ کریں، کس طرح سے جا کے ہم ان کو جو ہے وہ سیکورٹی فراہم کریں. دوسری بات، آپ کی جو شاہراہیں ہیں ان شاہراہوں کے اوپر آپ 5 سے 6 کلومیٹر سے اوپر گاڑی آپ چلا ہی نہیں سکتے، وہ اتنی ٹوٹی پھوٹی ہیں. تو اسی طرح جب آپ کی گاڑی کی سپیڈ اتنی کم ہوگی تو یار ڈاکو کے لیے تو بہت زرخیز ہے نہیں ہے، وہ تو آرام سے آپ کو کہیں بھی کھڑا کر لے گا. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ تو پیدل بھاگ کے بھی آپ سے چیزیں چھین لے گا. یہ ایک بہت بڑی پرابلم جو ہے یہ کراچی میں ہے. اچھا، پھر ایک چیز اور ہے کہ ہمارے یہاں نوجوان نسل جو ہے، خاص طور پہ یہاں تو مجھے اتنا نہیں، یہاں کا اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن جو کراچی میں نوجوان نسل میں ایک جو نشے کی لت آئی ہے نا، اس نے اس کو اس طرح سے بگاڑ دیا ہے کہ اب اس کو ہر حال میں نشہ چاہیے. اچھا شاہد صاحب، یہ پورے پاکستان کا میرا خیال مسئلہ بن گیا. لاہور میں بھی ہمیں یہ بہت بڑی شکایت ہے کہ دن بدن نشے سے جو عادی افراد ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اسکول، کالجز، یونیورسٹی تک یہ معاملہ بہت آسان ہے. آپ بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے. تو تعلیمی اداروں میں اس کی بڑی شکایات ہیں. ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، بچے وہاں پڑھتے ہیں، تو اب جب ان کو آپ بھیجیں گے وہاں، بیچیں گے، فروخت کریں گے، یار کوئی نہ کوئی تو ہے نا جو اس کے پیچھے ہے، کوئی نہ کوئی گروہ تو گروہ کو پکڑے نا. کیوں نہیں پکڑتے؟ کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ خبریں دیکھتے ہوں گے، گٹکا ماوا ایک ہمارے ایڈیٹر لگی ہوئی ہے جی، عدالت نے آرڈر کیا. آپ نے اس عدالت کے آرڈر کو بالکل آپ نے جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے آپ نے دوسرا دھندا شروع کیا ہوا. گٹکا ماوا کراچی کا کلچر ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتا. میں بہت صاف گوئی سے کہتا ہوں، یہ کراچی کا کلچر ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں چرس عام مل رہی ہے، ہیروئن عام مل رہی ہے، کرسٹل عام مل رہی ہے، آئس آپ کہیں سے لے لیں. اب لڑکے کیا کرتے ہیں جو نشے کے عادی ہیں، کالج یونیورسٹیوں کے لڑکے ہیں جو ان لت میں پڑ چکے ہیں، ان کا ایزی یہ کہ بائک لے گئے، کسی کی موبائل فون چھین لیا، ایزی منی ان کے پاس ہے، وہ جاتے ہیں اپنا نشہ پورا کرتے ہیں اور وہ لے کے آ جاتے ہیں. اب وہ جب ان کا کرائم ریکارڈ دیکھا جاتا ہے تو بھائی پتہ یہ چلتا ہے کہ پہلے تو وہ نہیں تھے، اب نئی کو ٹیم آ گئی ہے، نیا کو گروہ آ گیا ہے. بہرحال اس کا صرف حل یہ ہے کہ آپ اپنے تحقیقات کا جو شعبہ ہے اس کو مضبوط کریں، لوگوں کے خلاف ایویڈنس عدالتوں میں پیش کریں تاکہ عدالتوں سے ان کو سزائیں ہوں اور دوبارہ جو ہے کم از کم اس طرح کے جو جرم ہے اس میں ملوث نہ ہو. اچھا شاہد صاحب، کراچی کی تو ہو گئی بات. پاکستان کے جو حالات ہیں، اسپیشلی اگر ہم سوشل میڈیا کو میں اس میں ضرور انوالو کرنا چاہوں گی کہ آئے روز ہم سنتے ہیں قندیل بلوچ کو قتل کر دیا گیا، اس کے بعد زینب بچی قصور کا واقعہ، نور مقدم کا واقعہ، اور پھر دوبارہ سوشل میڈیا پہ قندیل بلوچ بھی اسی انڈسٹری سے، پھر ثنا یوسف کا قتل ہو جاتا ہے، چند روز پہلے ایک اور ٹک ٹاکر ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ سوشل میڈیا، یہ کرائم، یہ چیزیں پاکستان میں بڑھ رہی ہیں، آسان ہو گئی ہیں. جو جس مرضی کے پاس اسلحہ ہے، ہمیں تو لائسنس ہی لوگوں کو نہیں مل رہے کہ اسلحے کا لائسنس بین ہے، نہیں بن رہا، لیکن جس کا جہاں سے دل چاہتا ہے وہ پسٹل نکالتا ہے، گولیاں برساتا ہوا چلا جاتا ہے. اسی طرح دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ میڈیا ہے اور اس کو آپ میڈیا کا نام دیں، سوشل میڈیا کو، تو یہ میڈیا نہیں ہے بلکہ بے لگام ایک گھوڑا ہے اور یہ اپنی مرضی سے چلتا ہے. اس میں وہ تمام لوگ جن کو یہ نہیں پتا کہ اس خبر کے پھیلانے سے،
या इस क्लिप के फैलाने से हमारे मुल्क को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, सनसनी फैलाने से। मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, मैं तो खैर सोशल मीडिया पे कभी यकीन नहीं करता। दूसरी बात आपने की कंदील बलोच की या अभी टिकटॉकर जो कत्ल हुई है, तो देखें ये ग्लैमर है, इस ग्लैमर के पीछे लोग जाते हैं। जब जैसे जैसे आप में ग्लैमर आता है या आप थोड़ी सी शोहरत रखते हैं तो फिर आपके दुश्मनों में इजाफा तो होता ही है। अब आप ये भी देखें, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों से बहुत गलत किस्म के रवाबत रखना, इसके साथ साथ फिर आप ये चाहते हैं कि हमारी पीआर भी अच्छी रहे, और लेकिन हर आदमी हर इंसान एक दिमाग का नहीं होता। सही। कहीं आप देखें ना, घर में 4 भाई हैं, सबके अलग अलग दिमाग, कोई अब्बा से मोहब्बत करता है, कोई अम्मा से कर रहा होता है। तो देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ये हमें नहीं कर। दूसरी बात आपने कही कि हमारे यहाँ वेपन का इस्तेमाल, तो देखें वेपन लोकल भी बन रहा है, बाहर से भी आ रहा है, एक्सेस बहुत आसान है। देखिए अभी सिंध में तो लाइसेंस जारी किए जाते हैं, सिंध में तो इस वक्त लाइसेंस बन रहे हैं, और मेरा ख्याल पंजाब में भी बन रहे हैं, पाबंदी कहीं नहीं है। ऑटोमेटिक हथियार जो है, जैसे हमारे AK-47 है जिसको हम कलाशनकोव कहते हैं, इस तरह के जो वेपन है उन पे पाबंदी। सर पाबंदी पंजाब में पाबंदी है, वेपन लाइसेंस नहीं बन रहा। अच्छा, यहाँ हो सकता है लेकिन सिंध में तो बन रहे हैं। हाँ, सिंध में कोई तो बहुत ही स्पेशल कंडीशन है, कोई आपके पास कोई बहुत ही बड़ी सिफारिश नहीं। है? मैंने अभी 2 दिन सिद्रा पे मैंने 2 दिन पहले ये देखा है कि सिंध पंजाब में एक नोटिफिकेशन मैंने देखा है कि असले की नुमाइश पे पाबंदी है। देखिए असले की नुमाइश करना और बात है, बिल्कुल, असले का लाइसेंस जारी होना और बात है। देखिए आप अपनी हिफाजत के लिए अपने बैग में रखें, आप अपनी हिफाजत के लिए अपनी गाड़ी में रखें, उसकी नुमाइश ना करें। नुमाइश पे पाबंदी है, ये होनी भी चाहिए। इससे हमारा जो कल्चर है उस पर बड़ा फर्क पड़ता है। हमारे ज़ाहिर लेडीज जो है वो जो, और जो आम जो लोग हैं उसको देख के बड़ा खौफजदा होते हैं, ये होना नहीं चाहिए। सिंध में असला लाइसेंस जो है उस वो बन रहा है, उसका असले के लाइसेंस बन रहे हैं। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, यहाँ मैंने देखा है कि ट्रैफिक का जो एहलकार खड़ा है, जो ट्रैफिक अफसर है, वो बड़ा जोरदार है, बड़ा ताकत वाला है। वहां ऐसा नहीं है। सही। आप लोग तगड़े हैं? नहीं, लोग तगड़े नहीं है, मतलब अवेयरनेस नहीं है। मैं आपको बताऊं, देखिए आप 75 साल से इनको हाँक रहे हैं, क्या खुदा के लिए एजुकेट करना, एक साल इनसे मोहब्बत करके देख ले, शायद ये आपके चुंगल में फंस जाए। तो ये इसमें मैंने आर्टिकल भी लिखा था कि भाई जरूरी नहीं कि हर चीज जो है वो डंडे से चलती है, कहीं ऐसा भी होता है कि आप मोहब्बत से काम कर लें, हो सकता है कि ये आपकी बात माने, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा मुझे कि ऐसे ना वो मानेंगे ना वो मानेंगे। अच्छा सर, असलहे का हसूल कितना आसान है, कितना मुश्किल है? किसी को अगर कोई पिस्टल गन कुछ भी चाहिए किसी को मारने के लिए, आसानी से दस्तयाब है, मिल जाएगा, या उसको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा? नहीं, अब असला गैर कानूनी या कानूनी दोनों में फर्क है। गैर कानूनी सर, जिसने कानूनी रखा हाँ, तो जहाँ से मर्जी ले क्यों मारेगा? अरे सिद्रा भाई, जहां से मर्जी ले ले भाई। अब तो जगह जगह, मैंने तो कराची में लॉकअप में, थानों के लॉकअप में असला खरीदते हुए देखा और बेचते हुए देखा। भाई हमारे माशरे में क्या नहीं है? अब जहां से मर्जी ले लो यार, किसी को जाके बात करो, आप दुकानों पे आप चले जाए, आराम से मिल जाएगा, इसमें क्या है? कोई नहीं पूछेगा आराम से। नहीं, क्यों पूछेंगे भाई? आपसे उन्होंने पैसे लेने हैं, क्यों आपसे पूछेंगे? तो सर इसका कोई पूरे पाकिस्तान लाइसेंस नहीं है कि कौन फरोख्त कर सकता है, किसको फरोख्त करना चाहिए, कहाँ पे दुकान होगी, कहाँ पे नहीं होगी? कानूनी तौर पर तो आपका लाइसेंस जो है वो मांगा जाता है, उसके ऊपर उस वेपन का नंबर, उसके साथ साथ उसकी फराजत के लिए जो है पहले 2 बुलेट फायर किए जाते हैं, फिर आपका जो लाइसेंस है उसमें एंडोर्स कराने के लिए दोबारा होम डिपार्टमेंट जाता है। पहले आप बायोमेट्रिक कराते हैं, आपकी तस्वीरें होती हैं, सब कुछ होता है। गैर कानूनी के लिए तो कुछ भी नहीं, तो कहीं और जा रहा है, और हमारा मुआशरा कहीं और जा रहा है, क्राइम की दुनिया। देखिए ना, वो कानून तो है ही नहीं ना, वो तो गैर कानूनी हो गया ना। आपने कहीं से लेना है तो उसी तरह आप जाए पैसे दे, बोले भाई ये दे दो, जैसे हम पकौड़े जलेबियां ले रहे हैं, तो उसमें क्या है? ऐसे असलहा मिल रहा है? जी, कहाँ से नहीं मिल रहा? बेहतरी के लिए क्या करें? पूरे पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए भी और पंजाब के लिए पुलिस फोर्स बढ़ा दें, क्या करें? आई रोज हम लोग देखते हैं, पंजाब में तो हमने कई बार देखा कि बहुत सारी फोर्सेस बनी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे जो इदारे हैं, खासतौर पे पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है, स्पेशल ब्रांच भी उसको हम कहते हैं, दीगर जो है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी है, इनको चाहिए कि बाकायदा इस पर काम करें। ये वेपन कहाँ से आ रहा है? कोई ना कोई तो है ना असला डीलर यार, जो पहुंचा रहा है। गाड़ियों में आ रहा होगा ना, पैदल तो कोई नहीं आता। अच्छा शाहिद साहब, आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मुतलका इदारे हैं,
उनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, या पता होता है उनके अफसरान को? सारा पता है उनको, किसको नहीं पता। उनके घर का चूल्हा कहाँ से जलता है? उनके घर का चूल्हा जब ही जलेगा ना भाई, अच्छे उनके बच्चे अच्छे कपड़े कहाँ से पहनेंगे? मुझे बताएं कि आप डिफेंस में बंगला कैसे ले लेते हैं? आपकी तनख्वाह कितनी है? कहाँ से आ रहा है? आपकी तनख्वाह 2.5 लाख 3 लाख, इससे ज्यादा थोड़ी है। आपके बच्चे तो पढ़ते हैं उन स्कूलों में जहाँ बच्चे की 2.5 लाख महीने की वो है फीस है, तो फिर आपका बच्चा कैसे पढ़ रहा है? ये तफरीक खत्म करनी पड़ेगी, ये तमाम चीजें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद जाके जो है आप माशरे के उस बिगाड़ को खत्म कर सकते हैं, तफरीक को खत्म कर सकते हैं। लेकिन हमारे शायद मुश्किल हो रहा है इस तरह, इसलिए बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बिल्कुल बढ़ रही है। हम 4 लोगों को खड़ा करके ना, चारों को अलग अलग नजर से देखते हैं। इस सबको एक नजर से हम नहीं देखते। हमारी नजर में आपके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा लिबास है, अच्छा टेलीफोन है, आप काबिल एहतराम है, और जिसके पास वो छोटा फोन है और वो बेचारा मोटरसाइकिल पे आया, वो किसी खाते में नहीं, वो तो है ही नहीं ना। वो तो समझ लो बेचारा, हाँ, वो कहता है इसको घर से निकाल दिया, हम इसको क्यों बिठाएं, इसको यहाँ से भी निकाल दो। तो इस तरह के मामला है भाई, बहुत मुश्किल हो रही है और बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे ज़र्फ में बहुत कमी आ रही है। अखलाकी तौर पे तो सर हम नहीं, वो तो अखलाक तो बेचारा पता नहीं कब का वो गया। हमें बिल्कुल जो है ना एक दूसरे के लिए बर्दाश्त, आप अदम बर्दाश्त बहुत। आप सड़क पे खड़े हो जाएं, खाली ये पूछ लें यार ये रास्ता मुझे फला जगह जाना, उसको इतना टाइम नहीं है कि वो आपको एक लम्हे के लिए खड़ा होकर रास्ता बता दे कि यहाँ से चले जाइए। तो ये चीजें हैं, ये इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना, वो मैं आपको बात बताऊं, तरबियत की है। माँ की गोद जो है उसको अपना किरदार अदा करना होगा। माँ की गोद उसको तरबियत देगी, बड़ा होगा तो उन चीजों पर चलेगा, अदरवाइज माशरा तो बिगाड़ता ही है। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके वक्त के लिए। और क्राइम की दुनिया के हवाले से बात हो रही थी, और यकीनी तौर पर नौजवान नस्ल की जब हम बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, तो अदम बर्दाश्त मेरा ख्याल है कि वो पहलू है जो इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देता है, एक नॉर्मल इंसान को मुजरिम बना देता है। इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह ने